गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी फसल थी ग्राउंडनट ऑयल सीड, तिलहनी फसलों की प्रमुख फसल मूंगफली थी, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त की है कि जैसे इसका वानस्पतिक नाम क्या है, अरेकिस हाइपोजिया है, कुल इसका फेबेसी है और इसका उत्पत्ति स्थान ब्राजील बताया गया है। अब आप लोग इतनी बातों की जानकारी प्राप्त की कि ये किस प्रकार की जलवायु में ज़्यादा पैदावार देती है, कितना टेम्परेचर इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल है, प्रजनन के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, वो आप लोग कल जानकारी प्राप्त की। मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हम अगला हमारा बिंदु है वो है किस्में, उन्नत किस्में। देखना बेटा, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में। इसके अंदर देखना किस्में बता रखी है बेटा, 3 किस्में बता रखी है। देखना आप लोग, पहला है झुमका या गुच्छेदार, दो पर बता रखा है विस्तारी। आपकी बुक में यहां विस्तार दे रखा है लेकिन यहां पर विस्तारी देखना, विस्तारी किस्म है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर दे रखा है अर्धविस्तारी, अर्धविस्तारी। इस किस्म को 3 प्रजातियों में बांटा गया है, किस्म को 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर देखना झुमका या गुच्छेदार, झुमका या गुच्छेदार। आप लोग देखते हैं कि मूंगफली को आप खुदाई करते हैं तो उसकी जड़ों के पास में मूंगफलियां होती हैं, वो गुच्छों के रूप में एकत्रित होती हैं। आप लोग एक जगह से मूंगफली की जो M45 किस्म है वो एक गुच्छेदार या झुमका किस्म होती है, जो आप लोग उसकी जड़ के पास में मूंगफलियां को कलेक्ट कर लेते हैं। तो और इसमें क्या होता है, विस्तारी के अंदर ये मूंगफली फैलती हैं। कभी कभार देखना अपना रोल्ड, पहले किसान क्या करते थे, मूंगफली खड़ी हो जाती थी ना तो उसमें क्या करते थे, रोल चलाते थे। रोल का मतलब जैसे आप लोग जैसे ड्रम वगैरह है या बेलन है उसको चलाया जाता था ताकि वो मृदा के संपर्क में आकर वो फैलें और मूंगफली ज्यादा लगे। ये हमारा उद्देश्य था इस विस्तारी के अंदर। अर्धविस्तारी है इन दोनों के बीच की अवस्था। ये झुमका भी है तो विस्तारी भी है, इसको हमने क्या कर दिया, अर्धविस्तारी नाम दिया। तो देखना बेटा, यहां पर जो उन्नतशील किस्में हैं उनको 3 भागों में बांटा है। किस्म देखना, अभी मैं आपको अलग अलग किस्में बताऊंगा लेकिन एक बार इसको वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटकर बताया है, झुमका, विस्तारी और अर्धविस्तारी। ये 3 किस्में हैं, इनके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे झुमका या गुच्छेदार जो किस्म है तो उसके अंदर देखना इस किस्म का दाना गुलाबी या लाल हो सकता है या लाल होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए बेटा, इस किस्म के बारे में क्या होता है, जेट में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि इसकी जो गुच्छेदार जाति है या किस्म है, उस किस्म का दाना किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दाना गुलाबी या लाल हो सकता है। दाना किस प्रकार का होता है, गुलाबी या लाल होता है। इसके बाद देखना विस्तारी में दाना मोटा तथा भूरे रंग का होता है, भूरे रंग। देखिए, आप लोगों को मूंगफली के बारे में पता नहीं था, आज आप लोगों कल भी आपने जानकारी प्राप्त की है और आज भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं
तो देखना झुमका या गुच्छेदार किस्म का दाना हमेशा गुलाबी या लाल होता है, इसकी पहचान है। क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से अभी फसलोत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आने वाले समय में आप फलोत्पादन पढ़ेंगे कि आप लोग देखते हैं कि अगर आपको मार्केट भेज दिया जाता है कि आम लेके आना, और मैं आम कहता हूं कि आप चौसा आम लेके आना या लंगड़ा लाना या दशहरी लाना, तो आप वहां पर दुकान के पास में खड़े खड़े उसको बताते हैं अंगुली से क्या कि वो आम, क्योंकि नाम नहीं जानते हैं आप लोग, वो आम मीन्स आपको कुछ भी आम दे सकता है क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसको अगर भेजते हैं, तो अगर आप लोग चाहेंगे कि लंगड़ा है, चौसा है, नीलम है, तोतापुरी है, दशहरी है, ये आमों के बारे में उसको बहुत ज्यादा पता रहता है और वो वही किस्म लेकर आता है। उसी प्रकार से आप लोग देखिए, ये झुमका है, गुच्छेदार है, अगर आपसे पूछता है कि इसकी दाना कैसे होता है, इसकी पहचान कर सकते हैं। देखना मूंगफली का दाना, जो कच्ची मूंगफली होती है या फिर पकने के बाद में आप लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि इसका दाना किस रंग का है। देखते होंगे कि गुलाबी या लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद में विस्तार देखना M45 है, तो उसकी किस्म में देखना आप लोग उसका दाना लाल होता है। विस्तारी में देखना दाना मोटा होगा, विस्तारी में क्या होगा, दाना मोटा होगा और उसका दाने का रंग कैसा होगा, भूरा, भूरे रंग का दाना होगा। और अर्धविस्तारी में क्या होता है बेटा, अर्धविस्तारी में दाना मोटा भी हो सकता है और ये भूरे रंग का भी हो सकता है, गुलाबी रंग का भी हो सकता है या लाल रंग का भी हो सकता है अर्धविस्तारी के अंदर। ये ध्यान रखना, ये 3 किस्मों का जो क्लासिफिकेशन था, जो आपके सामने यहां पर बोर्ड पर बताया गया है, इसको ध्यान से सुनना और समझना बेटा। इसके बाद में देखना किस्म, हमारे पहले नंबर पर जो किस्म है वो देखना कि कौन कौन सी किस्म है। जैसे AK12, कौन सी है, AK12। और नंबर 2 जीजी, ये देखना जीजी मीन्स गुजरात ग्राउंडनट, जीजी 2, AK12 जीजी 2। इसके बाद में देखना जीजी 20, चौथे नंबर पर है। देखिए आप लोग RG 141 और 5वें नंबर पर RG 141 और 5वें नंबर देखना RJ 382, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, दुर्गा किस्म है ये। आप लोग इसको शॉर्ट नाम से आप लोग क्या कह सकते हैं, दुर्गा कह सकते हैं। तो इसको RG 382 को हम क्या कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। इसके बाद में देखना RG 425, RG 425, जिसको हम क्या कहते हैं, राज दुर्गा। क्या कहेंगे, राज दुर्गा कहेंगे। देखना ये किस्म बहुत बढ़िया है, राज दुर्गा। RG 425, जिसको हम क्या कहेंगे, राज दुर्गा के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखना अगली किस्म और बता रहा हूं मैं, देखना इसको T39 का अर्थ जानते हो आप, सॉरी TG 39। इसके बाद में देखना आप लोग 8 नंबर पर किस्म है आपकी ये चित्रा। बहुत बढ़िया किस्म है, कई बार इसमें जेट में प्रश्न पूछा हुआ, देखना आप लोग, ये जेट का प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं कि चित्रा किसकी किस्म है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसकी है, मूंगफली की है बेटा। इसके बाद में 9 नंबर पर देखना कौशल और 10 नंबर पर है आपकी विक्रम। 10 नंबर पर क्या है, विक्रम है, विक्रम। ये देखिए 10 किस्में दे रखी हैं आपको यहां पर, इसको सिस्टोमेटिक तरीके से देखना है बेटा। जैसे AK12, GG2, GG20, RG 141, RG 382, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, RG 425, जिसको हम राज दुर्गा के नाम से जानते हैं। हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म है ये। इसके बाद में देखना ये TG 39, चित्रा, कौशल और विक्रम, ये 10 किस्म हैं। इसको बेटा आप लोग सिस्टोमेटिक तरीके से याद कर लेना। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है खाद एवं
उर्वरक। क्या है? खाद एवं उर्वरक। देखिए आप लोग, खाद एवं उर्वरक। यहां पर आप लोग देसी खाद अपनी इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार आप लोग खाद दीजिए आप लोग, जिसको आप लोग देसी खाद के नाम से जानेंगे। जैसे फसलों के मल मूत्र या फसलों के अवशेष द्वारा तैयार किया हुआ पदार्थ देसी खाद कहलाता है। लेकिन हम उर्वरक को भी क्या बोलेंगे? खाद ही बोलते हैं बेटा आप लोग, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार ये जो देसी खाद है आप डाल सकते हैं। इसके बाद में देखना आप लोग नाइट्रोजन कितना देना है इसके अंदर, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना। 30 से 50 किलोग्राम 30 से 50 किलोग्राम तक आप लोग प्रति हेक्टर नाइट्रोजन दे सकते हैं। इसके बाद देखना एसएसपी कितनी? एसएसपी देखना, एसएसपी 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको देना है। और इसके बाद में देखना एमओपी, ये देखिए एमओपी आप लोग दीजिए 40 से 80 किलोग्राम तक। 40 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग इसके अंदर एमओपी दीजिए। ठीक है। इसके अलावा नोट है, देखना ये नोट दे रखा है यहां पर, एनओटी नोट देखिए, इसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट को भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें। ये देखना, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि ये जिंक सल्फेट आपको देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जिंक है वो मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो फेबेसी कुल आ गया है बेटा, तो तुरंत प्रभाव से आपको समझना है कि ये लेग्यूमिनेसी कुल की है, क्योंकि मैंने कल एरिकिस के और हाइपोजिया दोनों को खोलकर बताया था और इसका वानस्पतिक नाम निकल आता। देखना आप लोग पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहना और अपने दिमाग को यहाँ पर बोर्ड पर और कानों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से खोल कर रखना, ताकि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पकड़ सके, ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपसे छूट जाए। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग जिंक सल्फेट का भूमि में उपयोग करें। और देखना ये बोरॉन की कमी से होलोहाइट, बोरॉन की कमी से, बोरॉन तत्व की कमी से होलोहाइट बीमारी हो जाती है या होलोहाइट हो जाता है। कई बार जेट में या सुपरवाइजर में या AO में के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बेटा। तो आप लोग ध्यान रखना कि बोरॉन तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हॉलॉट रोग हो जाता है। हॉलॉट, ये हॉलॉट क्या होता है कि दानों के जो मूंगफली होती है उसके बीच में रिक्त स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली स्थान। दानों के भीतर क्या हो जाता है? दानों के भीतर खाली स्थान। देखना मैं लिख रहा हूं, दानों के भीतर खाली स्थान रह जाता है। इसको हम होलोहाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग के यहाँ बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन जेट वाले बच्चे जैसे आपके 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूछ सकते हैं जेट के अंदर कि आप लोग जो 12वीं के अंदर हैं उसको जेट के अंदर तैयार तो होना ही है। तो इसको हम होलोहाइट के बोरॉन की तत्व कमी के कारण होलोहाइट हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक से अपने दिमाग में उतारना। ठीक है ना? तो ये देखिए आप लोग, इनका नाम देखिए, इनका मतलब नाइट्रोजन है 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालिए भूमि के अंदर। इसके बाद में देखिए आप लोग एसएसपी, देखिए बेटा इस बोर्ड पर देखिए एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें देखना फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। और यहां पर डीएसपी आ जाए, यहां पर देखना डीएसपी देखना, डबल सुपर फास्फेट मीन्स फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 32% हो जाएगा। ये देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान से देखिए आप लोग
एसएसपी का मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है ना। एक एक शब्द को क्लियर करेंगे। सिंगल, जिसको एकल कहते हैं आप, सिंगल सुपर फास्फेट 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालिए। ये क्या करेगा, मूंगफली के दाने के अंदर या मूंगफली के में चमक लाने का कार्य करता है। और ये देखना एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, देखना इसका पूरा नाम देखना, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये क्या करता है, दाने में, दाने को फुलाता है, दाने को मोटा करता है। ये 40 से 80 किलोग्राम तक आप प्रति हेक्टेयर भूमि के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। तो ये देखना बेटा, और ये नोट में बता रखा है कि 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का उपयोग करें, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है वो देखिए बेटा, अगला पॉइंट है बीज की मात्रा। क्या है, बीज की मात्रा। सीड रेट देखिए आप लोग, सीड रेट देखिए, सीड रेट, बीज की मात्रा कितनी लेनी है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बीज की मात्रा है वो कितनी लेनी है हमारे को। 80 से, यहां पर देखिए आप लोग, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे को बीज दर लेना है, ठीक है। इसके बाद में देखना यहां पर बीजोपचार, बीजोपचार, बीजोपचार। आपने बीज की मात्रा ली है तो बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारी फसल का। क्योंकि अगर आपने बीजोपचार नहीं किया तो सारा काम आपने किया है वो सब बेकार है। इसलिए बेटा हमारे को बीजोपचार करना, सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो देखिए आप लोग, बीज को बोने से पहले आप लोग कार्बेंडाजिम है, जिसको हम कवकनाशी के अंदर लेते हैं, क्योंकि मूंगफली का बीज एक ऐसा है जो नमी को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है और उसमें कई प्रकार की फंगस आ जाती हैं जो मूंगफली के दाने को खराब कर देती है। और साथ में क्या, अंकुरण के साथ में क्या है, ऐसी बीमारियां उगने के बाद में भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए बीज को बोने से पहले उसको उपचार करना अति आवश्यक होता है। तो आप कार्बेंडाजिम है उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप लोग लेकर बीज को उपचारित कीजिए। उसके बाद में आप लोग जैसे पीएसबी कल्चर भी ले सकते हैं आप, या राइजोबियम कल्चर लीजिए और उसका संवर्धन मतलब कल्चर, उसको लेकर आप लोग बीजोपचार कीजिए और उसके बाद में भूमि के अंदर बिजाई करें, ठीक है। इसके बाद में देखना बुआई का समय, देखना बुआई का समय, बुआई का समय देखिए बेटा आप लोग, टाइम ऑफ सोविंग, कि इसको किस समय बोना चाहिए। तो इसका उचित समय है कब है, अगेती। देखना इसमें 2 बुआई होती है, अगेती और पछेती। पछेती, अगेती में कब बुआई करना है आपको, 15 जून से 20 जून तक इसकी बुआई कर दें अगेती मूंगफली, ठीक है। और पछेती में कब करना है, आपको करना है 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक अंतिम बुआई कर दें। अगर इसके बाद में आप लोग बुआई करते हैं तो बेटा आपका पैदावार कम होगा और मूंगफली का जो है वो रेशियो है वो बहुत ही कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। सीड रेट देखिए हमने, बीजोपचार किया, बुआई का समय देखा कि अगेती में 15 से 20 जून और पछेती में 31 जुलाई तक इसकी बुआई कर देवें। इसके बाद में आप लोग देखेंगे बेटा, आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग लाइन से लाइन की पौध अंतरण है वो कल बता दिया था मैंने कि इसका कितना लेना है। जैसे अगेती के अंदर आप लोग ले सकते हैं, आप लोग 45 सेंटीमीटर और पछेती में 60 सेंटीमीटर तक भी आप लोग ले सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी। तो ये ध्यान रखना, इसमें पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखिए, ठीक है ना।
इसके बाद में देखना बेटा हमारा अगला पॉइंट आता है इरिगेशन, सिंचाई। देखिए बेटा, जब वर्षा आती रहती है तब मूंगफली में किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और जब पानी की कमी हो जाती है, वर्षा नहीं रहती है, क्योंकि ये खरीफ ऋतु की फसल है, इसलिए इसमें पानी देना भी अति आवश्यक होता है कि बारिश सब इतनी होती नहीं है, अपन सभी को पता है। और अब हम इसको किस पर निर्भर करते हैं, सिंचाई भी करते हैं। तो हम इसकी क्या करेंगे कि जैसे खरीफ ऋतु में 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप लोग सिंचाई करें। वर्षा ऋतु में इतनी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खरीफ में क्या करेंगे हम 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करेंगे। और इसमें जो मोस्ट और इंपॉर्टेंट सिंचाई है वो कब करनी चाहिए देखना बेटा, प्रथम सिंचाई। प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई बुआई के प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद सिंचाई करें। 3 से 4 सप्ताह बाद सिंचाई करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर देखना, कल मैंने आपको बताया था पेगिंग, बताया था ना, पेगिंग। ये देखिए पेगिंग, जिसको हम सुइया कहते हैं, सुइया या अधिकीलन कहते हैं, अधिकीलन कहते हैं। ये ध्यान रखिए, अधिकीलन, या क्योंकि इसको प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है कि अधिकीलन, तो आप लोग कहेंगे सर ने तो हमारे को पेगिंग बताया था और सुइया बनाया था। तो यहाँ पेगिंग क्या होता है, भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं बेटा। अच्छी प्रकार से देख लेना, भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। पेगिंग का मतलब होता है सुइया या अधिकीलन। ये प्रश्न ऐसे उठता है जेट के अंदर कि मूंगफली में अधिकीलन कितने दिनों बाद शुरू होता है, तो यहां पर आप लोगों को उत्तर होगा 55 डेज। ये ध्यान रखना आप लोग, 55 दिनों, ये फैक्ट है यहां पर, बोर्ड का ये आपके सिलेबस में भी है तो आपके जेड सिलेबस में भी है। 55 डेज के अंदर इसकी अधिकीलन क्रिया शुरू हो जाती है। इस समय किसान को निराई गुड़ाई करने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अधिकीलन जमते समय या बनते समय आपने निराई गुड़ाई कर दिया तो ये भूमि से बाहर आ जाता है, भूमि का संपर्क हट जाता है, जिससे वो समय से पहले ही मर जाता है। कौन, जो मूंगफली का जो निर्माण हो रहा है वो मूंगफली बनना बंद हो जाएगी और काला पड़ के वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 55 दिनों के बाद भी होता है। तो इसके बाद में देखिए आप लोग सिंचाई है, प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद में आप लोग सिंचाई करें। और अंतिम सिंचाई देखें आप लोग, जो अंतिम सिंचाई करते हैं हम, अंतिम सिंचाई कब करेंगे हम, अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े के अंतिम सिंचाई अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े मीन्स 15 अक्टूबर तक इसकी सिंचाई कर दे। पखवाड़े 15 अक्टूबर तक इसकी अंतिम सिंचाई कर दे। ये 2 सिंचाई बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय इस अवस्था में यदि किसान सिंचाई नहीं करता है तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसके बाद में देखना बेटा, ये अंतराकृषि देखिए क्या है। अंतराकृषि देखिए, यहां पर हमारा अगला पॉइंट है अंतराकृषि देखिए, अंतराकृषि के अंदर क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं और जो खरपतवार हैं, शाकनाशी के द्वारा उसको नष्ट करते हैं। तो देखना इसके अंदर आप लोग जो फ्लोरोक्लोरोलिन है वो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरोक्लोरोलिन का कब करेंगे आप लोग, बीज की बुआई करने से पहले फ्लोरोक्लोरोलिन नामक शाकनाशी का भूमि में उपयोग करें। तो ये ध्यान रखिए, ये अंतराकृषि हो गई है बेटा आपकी। इसके बाद में हम चलते हैं, देखना बेटा सीधा हमारा पॉइंट आता है कि इसके अंदर कटाई।
कब करेंगे? कटाई देखना इसको, कटाई देखिए आप लोग, कटाई देखना बेटा। कटाई देखिए कि इस फसल की कटाई कब करते हैं? कटाई, हार्वेस्टिंग, कटाई एंड मंडाई। तो यहां पर इसकी कटाई हम करेंगे या इसको उखाड़ना है या इसकी खुदाई, ठीक है। यहां पर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या करेंगे, यहां कटाई की जगह क्या ले सकते हैं हम? खुदाई। तो हमारे एग्रीकल्चर में जो पॉइंट है उसी हिसाब से लेंगे हम, यहां पर कटाई का ही उपयोग करेंगे। देखना तो आप लोग देखिए इसकी कटाई आप करेंगे 31 अक्टूबर से 2 से कितनी 15 नवंबर, कितना 15 नवंबर तक इसकी खुदाई कर लेवे। अगर इसके बाद तक आप लोग मूंगफली को रखते हैं तो ये इसका जो मूंगफली का दाना या मूंगफली का जो इसमें कवर होता है वो खुलकर अंकुरित हो जाता है। मृदा में नमी होती है और वो नमी लेकर वो बीज अंकुरित हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन खराब हो जाता है, बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में देखना हम कीटों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कीट क्या है? कीट में पहला कीट आता है दीमक। क्या है? दीमक, जिसको हम टर्माइट के नाम से जानते हैं। दूसरा है ये आपका सफेद लट। क्या है? सफेद लट। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? लाल बुढ़ली। लाल बुढ़ली, बुढ़ली। और चौथा है माइट। क्या है? माइट है। तो ये देखना ये कीट किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमारा प्रोडक्शन खराब करते हैं। तो देखिए दीमक ये पानी की कमी होने पर मूंगफली के पौधे को सुखा देती हैं और मूंगफली का पैदावार कम कर देती हैं। ये दीमक है। उसके लिए आप क्लोरीपाइरिफॉस ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। सफेद लट देखिए, आप यहां पर लट नहीं लिखा है मैंने, यहां पर सफेद लट देखिए जिसको गिडार कहते हैं। ये सफेद लट होती हैं जो मूंगफली के दाने को खा जाती हैं और उसके स्थान पर मिट्टी उत्पन्न कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए आप ले सकते हैं मिथाइल डेमेटॉन बीसीसी। कितने लीटर पानी में? 250 लीटर पानी में घोलकर आप लोग इस सफेद लट को नियंत्रण कर सकते हैं। लाल भुरली क्या करती है? ये जड़ों को खा जाती हैं, जड़ों को चट कर जाती हैं। इसके लिए भी आप लोग बेटा क्या करेंगे? मिथाइल डेमेटोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखना माइट, ये हरी मूंगफलियां होती हैं उस अवस्था में इसका आक्रमण होता है और ये पत्तियों का रस सूसकर पत्तियों को पीला कर देती हैं। इसके लिए भी आप लोग मिथाइल डेमेटॉन बीसीसी 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद में देखना बेटा रोग है, ये देखना डिजीज रोग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगर हम इसके बारे में देख लिया है तो इसके बारे में भी देखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसमें देखना पहला रोग आता है हमारा क्या? रोजेट रोग। ये आप लोग रोजेट रोग देखिए, रोजेट रोग, रोजेट रोग देखिए। रोजेट रोग में क्या होता है? इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं और जड़ें गल जाती हैं। इसके लिए आप बीजोपचार करें, रोगरोधी किस्मों की बुआई करें और भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। दूसरे नंबर पर है आपका रोग है कालर गलन। कालर गलन, कालर गलन, जिसको आप लोग काली जड़ के नाम से जानते हैं। ये रोग फंगस के द्वारा होता है, इससे पौधा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी फंगस है जो पौधे की जड़ों को काला कर देती हैं और पौधे को खत्म कर देती हैं। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम है उससे बीजोपचार करें।
कार्बेंडाजिम जो कवकनाशी दवा है उससे आप लोग इस बीजों का उपचार करें। इसके बाद में देखना चित्तीदार, चित्तीदार देखना, चित्तीदार, चित्तीदार यह रोग भी जिसको धब्बा कहते हैं आप, धब्बा, यह रोग भी कवक के द्वारा होता है। मूंगफलियों में स्पोर्स बनाता है, धब्बा बना देता है और कुछ समय बाद में पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। इसके लिए भी आप रोग रोधी किस्मों की बुआई करें, बीजोपचार करें, ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में देखिए चौथा जो हमारा रोग है, देखिए चौथा इस फसल के रोग लगता है, उसका नाम है टिक्का रोग। क्या है? टिक्का, टिक्का रोग। ये मूंगफली की फसल का, ये मूंगफली की फसल का मुख्य रोग है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जब हम मूंगफली की फसल लेते हैं या इसकी बुआई करते हैं और हम खेत में घुसते हैं तो देखना इस पर पत्तियों पर लाल लाल कत्थे रंग के धब्बे दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे धब्बे देंगे। और इसका आक्रमण ज्यादा हो जाता है तो पूरी पत्तियों को ग्रसित कर लेता है, उसमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो देखना यदि ये स्पॉट्स हमारे कपड़ों के लग जाते हैं, ये अगर ये फंगस हमारे कपड़ों की लग जाती है या स्पॉट हमारे कपड़ों के लग जाता है तो ये ब्लड जैसे धब्बे हमारे कपड़ों पर लग जाता है और ये स्पॉट्स कभी उतरता नहीं है। इतना खतरनाक ये फंगस है जो मूंगफली की फसल के पैदावार को कम कर देती हैं। ध्यान से सुनना, ये कई बार जेट के अंदर पूछा हुआ है। दो फंगस हैं टिक्का रोग को जन्म देती हैं। दो फंगस कौन कौन सी है? पहला है सर्कोस्पोरा परसोनेटा, सर्कोस्पोरा परसोनेटा, और एक दूसरी है सर्कोस्पोरा एरिचेडिकोला। क्या है? एरिचेडिकोला। ध्यान रखना ये दोनों फंगस हैं वो मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज उत्पन्न करती हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि टिक्का डिजीज क्या है? मूंगफली का प्रमुख रोग है ये टिक्का डिजीज, जो दो फंगस के द्वारा होता है। एक तो होता है सर्कोस्पोरा परसोनेटा और एक होता है बेटा सर्कोस्पोरा एरिचेडिकोला। ये ध्यान रखना, ये दोनों फंगस हैं जो मूंगफली के अंदर क्या करती हैं? टिक्का रोग को जन्म देती हैं। और ये आक्रमण होने पर क्या होता है? इसके बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं कत्थई रंग के, है ना। और इसकी पत्तियां, उसके बाद में इसकी पत्तियां पीली होकर क्या होता है? झड़ जाती हैं। इसके बाद में देखिए बेटा, ये अंतिम इस फसल का पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप लोग, इसका जो अंतिम पॉइंट है वो देखिए आप लोग। क्या देखिए? उपज है। क्या है? उपज है, उपज, यील्ड। देखिए तो आप लोगों को मैं अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मूंगफली का जो झुमका है विस्तारी है, अर्ध विस्तारी है, आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग आपके यहां पर अलग अलग, यहां पर मूंगफली की किस्में बता रखी है तो उपज भी आप लोगों को अलग अलग बता रहा हूं। देखना गुच्छेदार, जिसको आप झुमका कहते हैं, गुच्छेदार। गुच्छेदार के अंदर देखना आप लोग कितना कितना होता है? 12 से 15 क्विंटल, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। और इसके अंदर देखना विस्तारी, जिसको आप विस्तार के नाम से जानते हैं, विस्तारी। विस्तारी के अंदर देखिए बेटा कितना? 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। और देखना सिंचित क्षेत्र में, देखना आप लोग सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र से कितनी प्राप्त करेंगे मूंगफली की पैदावार? 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये ध्यान रखिए आप लोग। कितना? यहां पर, यहां नीचे देख लीजिए आप लोग कितना? 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर आप पैदावार ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको यहां तीनों उपजों के बारे में बताई है।
कि यहां पर जो उपज है वो गुच्छेदार मूंगफली से, जिसको आप झुमका कहते हैं, उससे कितना पैदावार होता है? 12 से 15 क्विंटल। ये ध्यान रखना, प्रति हेक्टर। यहां चिन्ह लगा रखा है, यहां पर प्रति का चिन्ह लगा रखा है, देखिए, ये देखिए प्रति का चिन्ह, ठीक है ना। और विस्तारी जो किस्म है उससे 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। और सिंचित क्षेत्र में जो मूंगफली है उसका पैदावार 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार होता है। देखिए बेटा, ये फसल आपकी कंप्लीट होती है तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कि ये जो अधिकिलन है मूंगफली में कितने दिनों बाद में शुरू होता है? 55 दिनों बाद में ये मूंगफली में अधिकिलन शुरू हो जाती हैं। अगर इस समय किसान निराई गुड़ाई कर देता है तो मूंगफली का पैदावार बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी सुइयां कट जाती हैं, मूंगफली का निर्माण नहीं हो पाता है और उस किसान का पैदावार डूब जाता है। इसके बाद में देखना आप लोग, मूंगफली की जो मैंने आपको कल बताई थी कि एरेकिस किस भाषा से लिया गया है? वो ग्रीक भाषा से है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से है। तो यहां पर लेग्यूम कहते हैं हम, एरेकिस को हम क्या कहेंगे? लेग्यूम कहेंगे, क्योंकि ये तिलहनी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है। ये दलहनीय है, क्योंकि इस मूंगफली के दाने को तोड़ते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको किस कुल में रखा गया है? किस कुल में रखा गया है? किस कुल में? फेबेसी कुल में, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे आप लोग, ये अधिकिलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए आप। इसके बाद में आप लोग रोग देखे हैं, कीट देखे हैं कि साहब ये कीट को आक्रमण हो जाता है तो हमारी फसल को कितना नुकसान होता है। और ये रोग हैं, रोजेट रोग हैं, कालर गलन है, जिसको आप लोग काली जड़ के नाम से भी जानते हैं, हाँ। और ये चित्तीदार है, इसमें धब्बे स्पॉट्स बन जाते हैं। कभी कभार देखना टिक्का रोग, ये कत्थई रंग का न बनकर ये सफेद और पीले से धब्बे बन जाते हैं मूंगफली के पत्तों पर, देखा करो आप लोग, हाँ। और मूंगफली की जो सिंचाई का निदान कब करते हैं, हम पता है आप लोगों को? मूंगफली में सिंचाई का निदान कब करते हैं? मूंगफली की भारी दशा देखकर। जो हर किसान कब देखेगा? सुबह के समय, क्योंकि सुबह क्या होती है, मूंगफली हरी होती है। अगर वो मुरझाई हुई होती है तो किसान अपने आप देख लेता है कि अब इसमें पानी देना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और दोपहर में तो क्या है कि चाहे आप सुबह पानी दिया हो और दोपहर को देखेंगे तो मुरझा जाती है, क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है और मूंगफलियाँ क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, ये अति आवश्यक है, ये जो आपके पैदावार को बढ़ाते हैं। और जैसे ये जो जिंक सल्फेट है, ये दाने में क्या करता है? ऑयल की मात्रा बढ़ाता है। किसकी मात्रा बढ़ाता है? ऑयल की मात्रा बढ़ाता है। ये देखिए आप लोग, तो यदि आप लोग जिंक नहीं डालेंगे तो इसमें तेल की मात्रा कम हो, क्योंकि इसमें कितना परसेंट है? कितना है? 48 से 55% ऑयल पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है, देखना जेठ का बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कौन सी तिलहनी फसलों में ऐसी कौन सी फसल है जिससे सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है? तो यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा? क्या? अरंडी। क्यों? क्या रहेगा? अरंडी रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तिलहनी फसलों के अंदर अरंडी, क्योंकि इसके तेल का उपयोग विभिन्न औषधियों के अंदर, उद्योगों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे वार्निश वगैरह है, ग्रीस वगैरह है, अरंडी के ऑयल से ही बनाया जाता है बेटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखना, ये जो इसकी मूंगफली के अंदर है 48 से 55% ऑयल होता है। इससे आपसे एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि गुच्छेदार या झुमकेदार जो मूंगफली होती हैं, इसको झुमकेदार भी कर सकते हैं आप, यदि याद नहीं रहता है तो आपको।
तो इसको झुमका यहाँ बना रखे, झुमकेदार भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसका दाना किस रंग का होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गुलाबी रंग का होता है या फिर लाल रंग का हो सकता है। इससे विस्तारी मूंगफली का पूछ सकता है, या विस्तारी मूंगफली की विस्तारी किस्म का दाना कैसे होता है, इसका रंग किस प्रकार का होता है। तो दाना तो पूछे तो आप बताना कि मोटा होता है इसका दाना, और किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इसके साथ में देखना बेटा, जो आपके जो अर्धविस्तारी है, इन दोनों के बीच की अवस्था, ये न तो खड़ी रहती है और न फैलती है, मींस फैल भी रही है और इसका जो मूंगफली है गुच्छों में भी लग रही है और आगे बढ़ रही है। तो मतलब ये दोहरा प्रोडक्शन कर रही हैं, ये अर्धविस्तारी दोनों की अवस्था है। हाँ, इसको आप लोग, इसका दाना मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ठीक है ना। ये आपकी यहाँ फसल कंप्लीट होती है। तो देखना यहाँ पर नाइट्रोजन आप 20 किलोग्राम भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा 30 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं, 20 तक भी, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें कम देने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या है इसकी मूंगफली में क्या होती है, जड़ों में क्या होती है, राइजोबियम नोड्स पाई जाती है बेटा, क्योंकि लेग्यूमिनेसी है। तो इसमें लेग्यूमिनेसी कुल में जो नोड्स पाई जा रही हैं उसमें हम क्या देंगे, नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम देंगे। ठीक है ना। इसमें देखना ज्यादा एसएसपी है, सिंगल सुपरफॉस्फेट है, ये किसान को पता नहीं रहता है, इसकी जगह अन्य जैसे उर्वरक है वो दे देता है। तो मूंगफली के अंदर एसएसपी देना है सिंगल सुपरफॉस्फेट। नाम दोबारा देखना, सिंगल सुपरफॉस्फेट, एक एक शब्द आपके क्लियर है यहाँ पर। सिंगल सुपर फास्फेट 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दीजिए। इसको आप लोग 80 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसके बाद में देखिए एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका दूसरा नाम क्या है, एक बार आप लोग देखेंगे एक शब्द में 2% बन रहे हैं। यहां पर म्यूरेट ऑफ पोटास बताया, इसी के साथ में यहां पर क्या बताया मैंने, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, इसका दूसरा नाम पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 40 से 80 किलोग्राम दे सकते हैं। ये क्या करता है, दाने को मोटा करने का अर्थात दाने को फुलाने का कार्य करता है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट दीजिए। और ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट पर्सन है, बोरॉन तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, होलो हार्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है, होलो हार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये होलो हार्ट क्या है, ये दानों के भीतर खाली स्थान। कभी कभार देखना ये मूंगफली है, देखना आप लोग, ये देखिए आप लोग मूंगफली देखिए, ये मूंगफली है, देखिए आप लोग, ये मूंगफली है, देखिए आप लोग, मूंगफली बना दिया ना मैंने, मूंगफली बना दिया, ये देखिए आप लोग, ये मूंगफली बन गई आपकी। ठीक है, इसको और दबा दीजिए आप लोग, इस प्रकार से बना लीजिए, ये मूंगफली बन गई, इसके अंदर दाने हैं। ठीक है, दाने हैं मूंगफली में। अब कभी कभार कि यहाँ पर 3 दाने बन जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा मूंगफली को खोल कर देखा था ना आपने। अब क्या होता है कि ये दाने क्या हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर, और जगह जगह छोटी छोटी क्या हो जाते हैं, जगह रेगिस्तान हो जाता है यहाँ पर। अन्यथा मूंगफली जो दाना अगर यहाँ बढ़ता है तो यहाँ पर ऐसे चिपके हुए होते हैं ये दाने, है ना, खालिस्तान नहीं होगा। अगर आप बोरॉन, अगर समय रहते हुए आप बोरॉन तत्व उपलब्ध करवा दिया फसल में, तो ये चीज सिस्टम नहीं होगा, दाना के भीतर खालिस्तान नहीं रहेगा। ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट पर्सन है कि बोरॉन तत्व की कमी से मूंगफली में कौन सा रोग हो जाता है, होलो हार्ट। या ये पूछ सकता है कि होलो हार्ट रोग क्या है, तो ये दानों के भीतर खाली स्थान रह जाता है। या फिर आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि होलो हार्ट क्या, होलो हार्ट किस तत्व की कमी से हो जाता है। इसके बाद में देखना, इसमें मैं ये प्रश्न बना रहा हूं, देखना बोर्ड के किस प्रकार से प्रश्न उठ जाता है, देखना आप लोग। देखिए बेटा, अगली फसल हमारी रहेगी तिल रहेगा। अगली फसल हमारी क्या रहेगी, तिल रहेगी। उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको। तो
तो देखिए बेटा, हमारा जो इसका प्रश्न है वो भी हम आपको कल वीडियो में बताएंगे, तो ये ध्यान रखना। हमारी जो अगली फसल होगी तिलहनी फसलों में, तिल है जो तिलहनी फसलों की रानी कहलाती हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को आज समझ में आया होगा। तो इसको आप लाइक करना, चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।